चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। यह असलियत है यूक्रेन की। क्या यह सचमुच, यह बड़ा सवाल है, क्या यह सचमुच विश्व युद्ध की शुरुआत है? अलग अलग देशों के बड़े बड़े नेता बस यही बयान दे रहे हैं कि विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन पुतिन है कि मानता नहीं। जी हां, पुतिन है कि मानता नहीं। एक तरफ इमानुएल मैक्रोन और दूसरी तरफ इजराइल के नए नेता। इन दोनों ने दुनिया बोलती रही पुतिन से बात मत करो, लेकिन मैक्रोन जानते हैं कि क्या असर पड़ेगा यूरोप पे अगर रूस ने यूक्रेन के बाद हल्का सा भी रुख कर लिया मोल्डोवा के उधर ट्रांसनिस्ट्रिया शहर का। बवाल हो जाएगा। उधर इजराइल के नए नेता जानते हैं कि अगर उन्होंने, बाइडेन बात ना कर रहे हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता कि इजराइल बात ना करे। यह 2022 है, यहां आंख बंद करिए, रूस अमेरिका नहीं है। समीकरण बदल चुके हैं और बदलते समीकरण में ये दो राजनेता जब पुतिन से बात करते हैं तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन पुतिन है कि मानते नहीं, पुतिन है कि मानते नहीं। नई नई शर्तें लेकर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर जंग को खत्म करना है तो नया मेरा शर्तें माने यूक्रेन, सभी शर्तें माने। ग्रिड पे चला दीजिए नीचे, छोटे वाले पे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास कि पुतिन ने नई शर्तें रखी हैं। कहा है तुर्की टर्किश अर्दोगान से बात के बाद पुतिन कह रहे हैं युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन की नई शर्तें हैं। वो कह रहे हैं, अब ये दो नहीं, इसमें एक नया ग्राफिक, हेमंत अर्दोगान की भी फोटो लगवाइए आप। टर्किश लीडर अर्दोगान, यूक्रेन तुरंत युद्ध रोके, यूक्रेन सभी शर्तें माने, मैं अगले 1 घंटे में 60 मिनट में रोक दूंगा युद्ध। कौन कह रहा है ये? यही व्लादिमीर पुतिन, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये पुतिन है, मानते नहीं। लेकिन अर्दोगान से बात करते करते इन्होंने बोल दिया है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। अगर विश्व युद्ध हुआ, डायरेक्टर साहब, अगर विश्व युद्ध हुआ तो बहुत तबाही होगी। क्वीन ऑफ इंग्लैंड, रानी ऑफ इंग्लैंड से लेकर अफ्रीकी देशों के राष्ट्रपतियों की ओर से ऐसे ही बयान आ रहे हैं। लेकिन बयानों पर बमबारी रूस और अमेरिका के बीच हो रही है। यह असलियत है, ये कोई छुपा है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये ग्राफिक पे आ जाइए, क्या ये सचमुच वर्ल्ड वॉर 3 है? क्या ये विश्व युद्ध है? वर्ल्ड वॉर होती क्या है ये बताना जरूरी है आपको। वर्ल्ड वॉर होती क्या है डायरेक्टर साहब? क्या होती है वर्ल्ड वॉर? ये है क्या वर्ल्ड वॉर 3? ये क्या विश्व युद्ध है? विश्व युद्ध कब होता है? या तो जब विश्व के सभी देश इस युद्ध में शामिल हो जाएं, या आधे से ज्यादा विश्व यानी पूरा ग्लोब, ग्राफिक, पूरा विश्व इसमें सम्मिलित हो जाए, आधे से ज्यादा देश इसमें सम्मिलित हो जाए। दोनों की शुरुआत दो देशों के बीच के युद्ध से ही हुई थी। दोनों की शुरुआत दो देशों के बीच से ही हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2, यानी विश्व युद्ध पहला या दूसरा विश्व युद्ध, इसे भी चलाना होता है डायरेक्टर साहब, गलती से कभी कभी। मैं बता रहा हूं आपको। और एक बात जो कॉमन है वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और आज इस रूस और यूक्रेन की लड़ाई में, जो बहुत भयावह है, जो डरा देती है, वो ये कि वर्ल्ड वॉर 1 विश्व युद्ध 1 और 2 दोनों की शुरुआत दो देशों के बीच लड़ाई से हुई थी। ये जो ग्राफिक हेमंत ने बनाया है, ये आपको समझना है। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 तक, विश्व युद्ध दूसरा 1949 से लेकर 1945 तक। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका 6 साल बाद आया था। आप सोच सकते हैं, 6 साल बाद कूदा था और तब शुरू हुआ और उसी साल में खत्म हो गया। आज 2022 में आप, ये कैसे शुरू हुआ है? रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई से। सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई से। ये क्या बताता है कि इस बार अगर आप देखें तो लगेगा कि रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की है, लेकिन जरा वैश्विक स्तर पर जरा वर्ल्ड मैप खोल दीजिए, एक मिनट, जरा वर्ल्ड मैप खोल दीजिए। आपको लगेगा कि यह सिर्फ दो लोगों के बीच की लड़ाई है। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ रूस
और यूक्रेन के बीच की लड़ाई नहीं। ये कौन सा चला दिया आपने भाई? ये कौन सा ग्राफिक चला दिया आपने? गलत ग्राफिक चला रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? मत गलत चल रहा, हटाइए इसे, हटा दीजिए इसे, हटा दीजिए, गलत चल रहा है। देखिए, ये हमको समझना पड़ेगा कि जब विश्व युद्ध पहला हो या दूसरा, शुरुआत दो देशों के बीच से हुई, और जब दो देशों की लड़ाई हुई तो उसके बाद धीरे 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 सभी देश आते रहे। इस समय जब रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की तो क्या किया? यूरोपियन यूनियन ने कहा सैनिक नहीं भेजूंगा, क्योंकि उसे पता है, अमेरिका को मालूम है कि अगर जैसे ही अगर घुसे इसमें तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो वेपन्स भेज रहे हैं। लेकिन रूस ने क्या कहा? रूस ने कहा अगर जो देश वेपन्स भेज रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं होंगे, वो बर्दाश्त नहीं होंगे, वो बर्दाश्त। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मेरे हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका वेट एंड वॉच के मोड में है। अमेरिका वेट एंड वॉच के मोड में है, और रशिया जिसकी लाठी उसी के भैंस के मोड में है। इसे हंसी के तौर पे मत लीजिएगा, मैं सही कह रहा हूं। जो अमेरिका है वो वेट एंड वॉच के मूड में है, और जो रूस है वो जिसकी लाठी उसी के भैंस के मोड में है। तो चाइना नो मूवमेंट कर रहा है। चाइना कह रहा है भाई नो मूवमेंट, अपना फायदा देखो। यूरोप क्या कर रहा है? यूरोप सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पिछलग्गू की तरह काम कर रहा है। पूरा यूरोपियन यूनियन, जो अमेरिका कहता है, अमेरिका ने कहा यहां जाओ, बोले हां साहब जा रहे हैं। अमेरिका ने कहा ये दे दो, बोले हां साहब जा रहे हैं। इसको भी चलाना होता है डायरेक्टर साहब, गलती से चला लीजिए, इसे चला लीजिए, बढ़ाइए आगे। इंडिया इन सब में एक लौता ऐसा देश है, भारत, हिंदुस्तान, आपका और हमारा भारत, जो कह रहा है तुम्हें जितनी मदद चाहिए मैं करूंगा, तुम्हें जो चाहिए, लेकिन शांति के लिए, शांति के लिए चलाते रहिए, मैं बोलूंगा जब रुकना, शांति के लिए, लड़ाई के लिए नहीं। जब शांति चाहिए होगी तब बात करना भारत से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे क्वाड की बात हो या किसी और बात की, उन्होंने हर बार कहा कि जब जब शांति की बात होगी तो भारत सबसे आगे उस वार्ता का अगुवाई करेगा। आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत आप, बहुत धीरे। पुतिन किसी की भी सुनने के मूड में नहीं है। जो पहला ग्राफिक था जो मैंने आपको दिखाया था कि ये पुतिन है कि मानते नहीं, ये गलत नहीं है। हां, एक हिंदी का गाना भी था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये असलियत है कि पुतिन है कि मानते नहीं। बढ़ते रहिए डायरेक्टर साहब, रुकिए मत, बढ़ते रहिए। पुतिन को देख ऐसा लगता है उनका मूड एक जैसे होता है ना, गो गेटर वाला हो गया। अलग अलग चलाते रहिए, गो गेटर वाला मूड हो गया। उन्होंने कहा भाई मैं निकला हूं यूक्रेन को लेके, तो मैं यूक्रेन को लेके वापस आऊंगा। लेकिन क्या 2022 में हिंसा की जगह है? लेकिन दिक्कत यह है कि क्या पुतिन किसी की भी सुनने के मूड में है? क्या पुतिन किसी की भी सुनने के मूड में है? क्या पुतिन किसी की भी सुनने के मूड में नहीं? ये साफ दिख रहा है, पुतिन किसी की भी सुनने के मूड में नहीं। इसीलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने न्यूक्लियर बम की धमकी दे दी। किसको धमकी दी? किसको धमकी दी? उन्होंने सीधा अमेरिका और यूरोप के देशों को धमकी दी कि इस बार अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो न्यूक्लियर होगा। उन्होंने कहा, और सिर्फ बोलते नहीं रहे जो बाइडेन की तरह, उनकी सेना ने न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया। न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया। क्या बताता है आपको दर्शकों? क्या बताता है कि सिर्फ बोलने के लिए नहीं, पुतिन इज डेयर टू एक्ट। वहीं यह कहा जाने लगा कि आखिर कब तक दुनिया यह तमाशा देखती रहेगी? कब तक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, कब तक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन सिर्फ इसी तरह से बैठे रहेंगे? इस बार अगर आप देखें तो लगेगा कि रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए, यह कहा जाने लगा कि कब तक अमेरिका और नाटो मूक दर्शक की तरह खड़े रहेंगे। नाटो ने अपनी तैयारियां ईस्ट यूरोप में बढ़ा दी हैं। यह कोई ना आपसे छुपा है ना मेरे से। लेकिन फ्रांस ने साफ कर दिया कि वो रूस के साथ जंग नहीं चाहता। इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कर दिया, उन्होंने कहा मैं रूस के साथ जंग नहीं चाहता, नहीं चाहते। और आज इजराइल के नेता ने भी आके ये साफ किया। वो गए चुपचाप, जाके पुतिन से मिलके आए। ये तब है जब पुतिन ने मैक्रोन को साफ कर दिया था कि वर्स इज येट टू कम।
तो क्या तो विश्व युद्ध की चेतावनी थी। ये कहा जाने लगा कि दुनिया वैसे ही कई जंग देख चुकी है। मैं आप अब जाइए, आप ये वर्ल्ड में मेरे को हटा दीजिए, फुल फ्रेम जाइए, हटा दीजिए मेरे को, फुल फ्रेम जाइए, आप हटा दीजिए मेरे को। ये मैं आपको बता रहा हूं कहां कहां कैसे कैसे। ये क्या दिखा रहा है? आप नाटो से घिरा है रूस। मैं 2 मिनट पहले बोल चुका हूं, आप क्या कर रहे हैं डायरेक्टर साहब? आप ग्राफिक पे आइए, दूसरे कहां कहां तबाही चल रही है ये समझाना जरूरी है। कहां कहां तबाही चल रही है। देखिए आज की तारीख में ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच ही एक जंग चल रही हो। चाइना और ताइवान के बीच जंग चल रही है। चाइना और ताइवान के बीच लड़ाई चल रही है। चाइना और वियतनाम के बीच चल रही है। मैं इंतजार करूंगा, आप चला लीजिए, मैं इंतजार करता हूं, चला लीजिए आराम से। मुझे मत बताइए कान में, चला दीजिए, टीवी पे दर्शक देख रहे हैं, चलाइए ऑन एयर। ये कहां कहां रूस का कब्जा है यूक्रेन पे। कोई बात नहीं, आप विजुअल चला दीजिए डायरेक्टर साहब, धन्यवाद। मैं बताता हूं। देखिए दर्शकों, थोड़ी दिक्कत हो रही है, माफी चाहता हूं मैं आपसे। ये मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही हो इस समय। आज मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। चाइना और ताइवान के बीच लड़ाई है। चाइना इतना सा इंतजार कर रहा है और वो ताइवान पर कब्जा कर लेगा। चाइना और वियतनाम के बीच, चाइना और मलेशिया के बीच, चाइना और फिलीपींस के बीच, चाइना और ब्रुनेई के बीच, चाइना और भारत के बीच एक लैंड विवाद चल रहा है। वहीं ईरान और इजराइल के बीच छुपा है क्या आपसे? ईरान और अमेरिका के बीच, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच, अमेरिका और क्यूबा के बीच, सीरिया में क्या चल रहा है, यमन में क्या चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, यूएई पर अभी अभी कुछ महीने पहले, सप्ताह पहले अटैक हुआ। क्या ये छुपा है? ये कितने देशों के नाम मैंने आपको बता दिए। 18 से 20 देश लगातार किसी ना किसी तरह से जंग में शामिल हैं। इसमें अमेरिका भी है और रूस भी है। अलग अलग लोग से हो सकते हैं, और चीन भी है और भारत भी। ये समझने की बात है। ये सब देखते हुए बहुत मुश्किल है कि कब क्या हो जाएगा। आप बता सकते हैं क्या? जब अमेरिका भी हो, ईरान भी हो, भारत भी हो, रूस भी हो, सब लड़ रहे हैं किसी ना किसी से, उसके बीच रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो जाती है, क्या दिक्कत नहीं होगी? मेरे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं डायरेक्टर साहब अगले कुछ मिनटों में, आप दिखाएं उन्हें ऑन एयर। मैं बता रहा हूं, ये सब देखते हुए लगता है बॉस कब क्या हो जाएगा। लगता है रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने ठीक ही कहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 विल बी अ न्यूक्लियर वॉर। वर्ल्ड वॉर 3 न्यूक्लियर। दिखाइए ऑन एयर जनरल साहब। सर, जब लावरोव ने कहा था, जब ये सारी हम बातें करते हैं, दो जनरल साहब हैं, कर्नल भी हैं। मैं सबसे पहले कर्नल बिशंबर दयाल और के पास जा रहा हूं। दयाल साहब, जनरल साहब, अब लगता है जब लावरोव ने कहा था द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी अ न्यूक्लियर वॉर, तो कोई अतिशोक्ति नहीं थी, वो कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहे थे। सिर्फ जनरल दयाल। जनरल दयाल, देखिए, नहीं, वो एक चेतावनी दे रहे थे कि अगर इसमें देखिए, वो एक चेतावनी थी कि अगर इसमें नाटो घुसेगा इस लड़ाई में, या नाटो किसी किस्म से एक सीमा को पार करके और लड़ाई में ओपनली कन्फ्रंट करेगा, तो ऑटोमेटिकली थर्ड वर्ल्ड वॉर है, क्योंकि रशिया चुप नहीं बैठेगा। तो वो एक मल्टीनेशनल वॉर होगी, तो वो अपने आप में महायुद्ध में बदल जाएगी। लेकिन अभी ऐसे हालात नहीं लग रहे कि ये महायुद्ध की तरफ जा रहा है या ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा है। अभी एक सिंपल सी बात है कि ये युद्ध इस बात पर टिका हुआ है कि जेलेंस्की कब शर्तें मानते हैं, जेलेंस्की कब ये मान लेते हैं कि वो नाटो में नहीं जाएंगे, वो मान लेते हैं कि उनकी फौज के अंदर न्यो नाजीज का प्रभाव है और वो न्यो नाजीज को डी मिलिटराइज करना चाहते हैं। तो ये कुछ शर्तें हैं जिस पर सारा का सारा युद्ध टिका हुआ है, और जेलेंस्की को फैसला करना है कि कब वो अपने देश को विनाश से बचा सकते हैं। एक बात में आपकी सहमत है कि देखिए, युद्ध में लड़ाई बेशक ना हो, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर बेशक ना हो, लेकिन विचार के तौर पर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है। जैसे आपने बोला कि दुनिया के अंदर इस लड़ाई को बहुत नजदीकी से फॉलो किया जा रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे लोग, विचारधारा पर लोग दो दड़ों में बंट गए हैं। एक दड़ा वो है जो ओपनली बोलता है, जो वेस्ट मीडिया में है, जिनके पास ये सारे प्रावधान हैं,
जो कि सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर और बहुत सी कंट्रीज है जो बिल्कुल साइलेंट है, जो इसको सिर्फ फॉलो कर रहा है। इसका मतलब नहीं है वो वेस्ट के साथ है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो रशिया के साथ है, लेकिन वो शांति चाहने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते शांति भंग हो। और यूरोप में एक बहुत बड़ा तबका है जो नहीं चाहता बिल्कुल भी लड़ाई। यूरोप ने द्वितीय महायुद्ध में बहुत बड़ा विनाश देखा है। यूरोप की पॉपुलेशन नहीं चाहेगी कि यूरोप फिर से डिस्ट्रॉय हो जाए। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने देश बनाए हैं, बहुत मुश्किल से उन्होंने ये इस मुकाम जब ये जो population सर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जनरल साहब, आई ऑल्सो हैव लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, कर्नल दिनेश नैन, सब मेरे साथ हैं। मैं जनरल प्रसाद सर आई एम जस्ट कमिंग टू यू। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन, ये दो लोग हैं, दे कैन जस्ट पिक अप द फोन इतनी आसानी से फोन उठाया जा सकता है और बोला जा सकता है नाटो आगे नहीं बढ़ेगा, यूक्रेन को नाटो का भाग नहीं बनाया जाएगा, एंड ऑफ डिस्कशन, द वॉर विल एंड, वॉर समाप्त हो जाएगी सर, लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं कर रहे हैं जो बाइडेन ये? अगर ये मैं जनरल शंकर प्रसाद के पास जा रहा हूं सर, दयाल साहब, जनरल साहब के पास जा रहा हूं, लेकिन जी मैं जनरल शंकर प्रसाद के पास जा रहा हूं सर, फिर आ रहा हूं जी। ऐश्वर्या, आपने बड़ी विस्तार पूर्वक, ऐश्वर्या हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? बोलिए सर, बाबूलाल बोलिए सर, प्लीज बोलिए। ऐश्वर्या हमारी आवाज पहुंच? बिल्कुल सर, बोलिए जी। ऐश्वर्या, आपने बड़े विस्तार पूर्वक पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वर्ल्ड की समझा दी, पूरी युद्ध की बातें समझा दी। देखिए ये मसला बहुत गंभीर है, इस पर 2-4 मिनट मुझे दें तो मैं 2-4 इसके नए पहलू आपको बता दूं, बहुत जरूरी है उसको समझना। आज की तारीख में जहां से आपने अपनी बातचीत छोड़ी है वहां से मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आज की तारीख में वर्ल्ड के जितने नेशंस हैं एक दूसरे पर इतने इंटरडिपेंडेंट हैं कि पहले आज तक कभी नहीं थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, उस समय जो पूरी वर्ल्ड की, जो पूरा दुनिया थी, जो पूरी वर्ल्ड थी, वो इतनी इंटरडिपेंडेंट नहीं थी जितनी आज है। आज कोई देश ऐसा नहीं है कि अपने आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली वो रह सकता है, ना रशिया, ना अमेरिका, ना यूरोपियन यूनियन के देश, ना एशिया और एशिया साउथ ईस्ट एशिया के देश। इतना इंटरडिपेंडेंस क्यों है? क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, रेयर मिनरल्स की बातचीत होती है, और जो रॉ मटेरियल चाहिए उनकी बातचीत होती है। तो इस समय कहीं भी अगर युद्ध की बात हो तो सारा वर्ल्ड उससे इफेक्ट होता है, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑन इकोनॉमिक्स, ऑन पॉलिटिक्स एंड वेरियस अदर फैक्टर्स। दूसरी बात, और वो बहुत जरूरी है आपको समझना, कि देखिए इस किस्म की लड़ाई जो वर्ल्ड वॉर थर्ड की तरफ जाने का तो कोई मतलब ही नहीं रखती, न्यूक्लियर वॉर होने का तो कोई मतलब नहीं रखती। इसका सिर्फ एक लक्ष्य है, अपना मकसद पूरा करो और खत्म करो जल्दी। ये रशिया ने किसको सिखाया था? ये रशिया हमको सिखा रहा था। 1971 वॉर में रशिया ने इंडिया से कितनी दफा कहा कि आप बांग्लादेश का युद्ध जल्दी समाप्त कीजिए, नहीं तो हम आपको यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आपके अगेंस्ट वीटो होगी, तो इसलिए आप जल्दी करें। इसी तरीके से आज की तारीख में पुतिन साहब को, रशिया को, इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। अब देखिए ऐसा है कि आज क्या 12 दिन हो गए हैं, 5-6 दिन से स्टेलमेट दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से वही हो रहा है जो रोज होता है, 2-4 बम कहीं गिरे, 2-4 बम कहीं गिरे, फौजें जो बाहर बैठी हुई हैं। बिल्कुल लेफ्टिनेंट जनरल साहब, रोक रहा हूं आपको, एक ब्रेकिंग आ रही है सर, ब्रेकिंग आ रही है सर, माफी चाहता हूं कर्नल साहब, आपके पास भी आ रहा हूं। एयरपोर्ट पर हमले की ताजा तस्वीर आ रही है, फुल फ्रेम मार दीजिए, फुल फ्रेम विजुअल्स। ये लेटेस्ट तस्वीरें आ रही हैं इस समय ऑन योर स्क्रीन्स, ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, आप देख लीजिए। नेट साउंड ऑन रखिए। ये अटैक की तस्वीरें हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो इस समय वहां पे देखिए मिसाइल गिर रहा है। मेरी टीम बैक टू बैक, एक के बाद एक आपको विजुअल्स दिखा रही है, कोशिश कर रही है दिखाने की आपको। बैक टू बैक चलाते रहिए, ब्रेकिंग मारते रहिए। ब्रेकिंग चलते रहिए।
एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास कर्नल साहब, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं सर। बैक टू बैक ब्रेकिंग लेके फिर आपका मैं जानकारी ले रहा हूं। यूक्रेन का सर ये हमला किया है यूक्रेन ने, रशियन ये लगातार चल रही है सर। रशियन ड्रोन्स पर अटैक चल रहा है, यूक्रेनियन फौजी रशियन ड्रोन्स पे अटैक कर रहे हैं सर। ये उसके विजुअल्स आ रहे हैं। एम्बियंस चलाइए, नेट साउंड ऑन कीजिए। एक और बैक टू बैक ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास और फिर मैं कर्नल लैंड के पास जा रहा हूं। कर्नल साहब ये विजुअल आ रहे हैं टर्की के राष्ट्रपति से, बोले हैं पुतिन, जो मैंने शुरुआत में ही बोला था कि तुर्की के राष्ट्रपति से पुतिन ने बोला है मैं जल्द से जल्द जंग बंद कर सकता हूं अगर मेरी सारी शर्तें मानी जाएं, लेकिन क्या यूक्रेन शर्तें मानेगा? कर्नल लैंड उन्होंने कहा है, मैंने तो कहा था एक फोन कॉल लगती है बाइडेन और पुतिन के बीच में, लेकिन पुतिन कह रहे हैं अगर यूक्रेन मेरी शर्त मान ले दैट्स इट, वॉर विल एंड। कर्नल साहब और फिर मैं दयाल साहब के पास भी आ रहा हूं जी। कर्नल लैंड देखिए ऐश्वर्या, एक चीज क्लियर होनी शुरू हो गई ऐश्वर्या कि नाटो के अंदर एकता नहीं है। ये बात तो है जेलेंस्की ने भी 2 दिन पहले बोली थी और कहा था कि ये कमजोर है, ये लोग आपस में एकता नहीं है, इकट्ठे हो जाओ, ये हो जाओ। और उसके बाद देखने को मिला हमको रुख जर्मनी का, जिसने 1000 के करीब एंटी टैंक मिसाइल्स देनी थी, उसको डिले किया और बार बार जेलेंस्की उनसे ये हथियार मांग रहे थे। फ्रांस ने भी अपना रुख थोड़ा अलग करना शुरू किया। और जहां तक इजराइल का सवाल है, देखिए इजराइल इतने दिनों से अब तक ना तो इस युद्ध में कोई हिस्सा ले रहा था, ना कोई टिप्पणी कर रहा था, ना किसी प्रकार का कोई भी सैंक्शन वो रशिया के ऊपर लगा रहा था, लेकिन है क्लोज अमेरिका के, सो कुछ प्रेशर आया। अमेरिका से बात हुई, जर्मनी से बात हुई और फ्रांस से बात हुई और फिर मिलने चले गए पुतिन के पास। बात पुतिन ने उनको भी यही कही थी कि देखिए मेरी सारी शर्तें अगर मान लेते हैं तो मैं कल युद्ध बंद कर देता हूं। और अब आई बात तुर्की की। तुर्की ने देखिए कहने के लिए शुरू में पासपोरस जो इसका स्ट्रेट है जहां से शिप्स आती है ब्लैक सी में रशिया की, एक शुरू के अंदर आपको लगता है सर कि जो पुतिन ने अर्दोगान से कहा है मेरी शर्तें मान ले यूक्रेन एंड इट विल एंड? जनरल साहब जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? मेरे से पूछ रहे हैं ऐश्वर्या जी जनरल दयाल देखिए, जनरल दयाल सर देखिए देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर पुतिन की 3 मोटी जो शर्तें हैं उसको अगर जेलेंस्की मान लेते हैं तो बिल्कुल यह युद्ध खत्म हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उनकी पहली शर्त थी कि वो बोले मैं नाटो में नहीं जाऊंगा। दूसरी शर्त है सत्ता पलट, अगर जेलेंस्की सत्ता छोड़ दें और किसी और को सत्ता दे दें, चाहे क्यों ना वो उनकी पार्टी से हो। और तीसरी बात यह है कि जो डीमिलिटराइज का मतलब है जो न्यो नाजीज उनकी सेना में है वो कहीं ना कहीं उनसे दूर। आपको मेरी आवाज आ रही है? सर बात बुलंद आ रही है, नहीं आ रही मेरी बात बुलंद आ रही है सर। मैं आऊंगा आपके पास, मैं जा रहा हूं। तो तीसरी जो शर्त है कि भाई बिल्कुल बोलिए तीसरी शर्त है, देखिए तीसरी शर्त स्पष्ट है कि भाई आप डीमिलिटराइज करें, न्यो नाजीज को निकालते हैं अपनी सेना से और उनको रशिया के सेना के हवाले कर दें।
अगर ये 3 शर्त जेलेंस्की मानते हैं तो वहीं लड़ाई खत्म हो जाएगी। सर मुझे तो एक भी मानते नहीं लग रहा, आप 3 की बात कर रहे हैं। मैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद के पास जाऊंगा इसके बाद, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं जनरल साहब, दुनिया तो बदल रही है, इसमें कोई दो राय है नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस लड़ाई के बाद दुनिया बदल जाएगी। ये पुतिन की जंग है या ये रूस की जंग है? ये जंग है किसकी? दर्शकों मैं आपसे पूछता हूं, ये जंग रूस की है या ये जंग पुतिन की है? वेस्ट कहता है, अमेरिका कहता है कि इट इज पुतिन वर्सेस द वर्ल्ड, रशिया वर्सेस द वर्ल्ड नहीं। ग्राफिक के साथ रखिए, पुतिन की जंग नहीं है, रशिया। ये मेरे को पता, सर मेरे को पता है सर, 100 साल की सोच रहे हैं जनरल साहब। अभी तो पीटर द ग्रेट भी आएंगे, मैं जानता हूं सर, आप नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी बात रख रहा हूं। मैं आऊंगा आपके पास जनरल साहब, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये मैं सिर्फ हर पक्ष का पहलू रख रहा हूं। मैं कह रहा हूं आधी दुनिया मानती है, डायरेक्टर साहब ग्राफिक्स में आएंगे 70 में, आधी दुनिया कहती है इट इज पुतिन वर्सेस द वर्ल्ड। अमेरिका बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। यूरोप ना चाहते हुए भी इसके बीचों बीच फंसा हुआ है अपनी लोकेशन के चलते। एशिया यानी जिसमें हिंदुस्तान भी है, चीन भी है, वो इससे बहुत दूर है, वो इससे बहुत दूर है। एशिया वहीं दूसरी तरफ शांत है और दूरी बनाए हुए है। कम से कम अब तक ये कई बार कहा गया है कि ये एशिया की सदी है, दिस इज द 21st सेंचुरी। ये चला सकते हैं आप गलती से, ये 21वीं सदी है, ये एशिया की सदी होगी। आंकड़े भी यही कहते हैं। ये जरा आंकड़े देखिए, दुनिया की 60% पॉपुलेशन एशिया में रहती है, जो दुनिया की 38% जीडीपी को 38% की जीडीपी चलाते रहिए, 38% की जीडीपी एशिया से आती है। और एशिया अभी तक तो साफ है, ये साफ कर चुका है कि ये एशिया की जंग नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र में भी यही दिखा, ग्राफिक चेंज कर दीजिए, संयुक्त राष्ट्र में भी यही दिखा, ज्यादातर एशियाई देशों ने वोट नहीं डाला। चलाते रहिए, सही जा रहे हैं, चलाते रहिए। तो ये क्या बोल रहा है कि एशिया की इस लड़ाई से, एशिया का इस लड़ाई से कोई मतलब नहीं। कोल्ड वॉर में की बड़ी बड़ी बातें जरूर होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, और ये चलते रहिए डायरेक्टर साहब। कोल्ड वॉर की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, कहते हैं ये कोल्ड वॉर 2 है, देखिए अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक और कोल्ड वॉर आ जाएगा। लेकिन एशिया दूर दूर तक शामिल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भी वोटिंग के दौरान ऐसा ही देखने को मिला। एशिया के ज्यादातर देशों ने वोट नहीं डाला, जो मैंने आपसे कहा, वोटिंग से दूरी बनाए रखी उन्होंने। कोल्ड वॉर की बड़ी बातें, मैं कह रहा हूं ना, सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एशियाई देशों ने का दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। सेंट्रल एशिया के 5 देशों को देखिए, सब के सब रूस के बहुत करीबी हैं लोकेशन वाइज, लेकिन एक ने भी जनरल साहब उसको सपोर्ट नहीं किया। वही वॉशिंगटन चाहता है कि रियाद उसकी मदद करे, लेकिन एमबीएस का मूड कुछ और ही दिख रहा है। जापान एक अपवाद जरूर हो सकता है, लेकिन एशिया का मूड पूरी तरह से संपूर्ण तरह से अलग दिख रहा है। एशिया के देश इससे दूरी रखना चाहते हैं। वो मानते हैं कि यह सब पश्चिमी देशों का किया धरा है, यह पूरा मामला वेस्ट की वजह से, वेस्ट की करामात है। हां, पुतिन ने जरूर अटैक किया है, लेकिन क्यों अटैक किया है? पुतिन ने ऐलान जंग कर दिया, लेकिन इसके पीछे करामात वेस्ट के देशों की है। नहीं तो वो कह देते, जो मैंने अभी कहा, कि नाटो का भाग नहीं बनेंगे, लेकिन कहा क्या? नहीं। तो एशिया अलग है, लेकिन लगता है, जैसे मैंने कहा, कि एशिया के लिए अभी नॉन अलाइनमेंट ही सबसे अच्छा निर्णय है। यह मेरा मानना है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, लेफ्टिनेंट जनरल ऐश्वर्या, आपने बहुत खूबी से जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड की पूरी समझा दी। आपने बहुत खूबी से रिसर्च की है और बहुत अच्छी तरह समझा दी। देखिए जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाई आपने, और आगे समझाने की जरूरत नहीं है। असली बात यह है कि पुतिन की शर्तें क्या हैं और वो शर्तों को मनाने के लिए क्या कर रहे हैं। उनकी जो शर्तें थी वो शर्तें बदली नहीं हुई हैं, और वो शर्तों को मनाने के लिए उन्होंने वॉर वेज की, और वॉर वेज करने के बाद वो शर्तें पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो उनका मिलिट्री प्लान था, वो अभी तक जो वो चाहते थे वो डिलीवर नहीं कर पाया। तो इस समय जरूरी ये हो गया है कि रशियन आर्म्ड फोर्सेस को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, और उसके लिए समय अब बहुत कम